एमसी की पिछली जिंदगी अच्छा एंड नहीं हुई थी। वो जमीन पर मर रहा था और उसकी गर्लफ्रेंड किसी दूसरे लड़के के साथ बेड में चली गई थी। वो एक ऐसी दुनिया में रहता था जहां अपोकलिप्स उतर चुका था और रिसोर्सेज इंसानों की जान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। लेकिन उसकी कहानी वही खत्म नहीं होने वाली थी। मरने के बाद एमसी को फिर से जन्म मिला, एक नए चांस के साथ, जहां वो अपनी खराब जिंदगी को दोबारा लिख सकता है और उन लोगों से बदला ले सकता है जिन्होंने उसे दबा कर रखा था। दुनिया पहले ही केओस में डूब रही थी। एक बड़े शहर के बिल्कुल सेंटर में वोल्केनो फट चुका था। एक कमर्शियल बस पूरे शहर में तेजी से भाग रही है, जिसमें कुछ दर्जन लोग बैठे हैं। कुछ दिन पहले माउंट फूजी के अंडर वाटर इरप्शन ने एक मैसिव अर्थक्वेक पैदा किया था, जिसमें दसियों हजार लोग मारे गए। आज एक छोटा शहर भी इवैक्यूएट हो रहा है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर्स हर दिन ज्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। इस शहर की सड़कों पर बस इवैक्यूएशन पॉइंट की तरफ दौड़ रही है। बस के अंदर एक औरत को एहसास होता है कि वो जल्दी में चढ़ गई थी और इवैक्यूएशन सप्लाईज लाना भूल गई। अब उसे जैंगनान से जाकर सब कुछ फिर से खरीदना पड़ेगा। उसके पास बैठे आदमी ने पूछा, उसने न्यूज देखी है क्या? वॉलमार्ट और आली वेयरहाउस की सारी गुड्स जोंगनान सिटी से ऑलरेडी मूव कर दी गई हैं। ये तो पुरानी खबर भी है। आज डोंगमिंग लेक भी पूरी तरह सूख गया और डारोंग वेयरहाउस भी खाली हो चुका है। औरत अंदाजा लगाती है कि ये सारी सप्लाईज शायद सैकड़ों बिलियन की होंगी, लेकिन असल में वैल्यू ट्रिलियंस में जाती है। पीछे बैठा एक और आदमी कहता है कि सप्लाईज का लॉस और नेचुरल डिजास्टर्स तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं, असल में तो दुनिया खत्म होने वाली है। बस के लोग डर जाते हैं, लेकिन उन्हें उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं होता। एक आदमी तो बोल देता है कि उसे तो एंड ऑफ द वर्ल्ड का इंतजार ही है, क्योंकि उस समय सब लिविंग बीइंग्स इक्वल हो जाएंगे। लेकिन वो अजीब आदमी जानता है कि दुनिया के अंत में भी इक्वालिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, क्योंकि वो खुद उस दुनिया को अपनी पिछली जिंदगी में जी चुका है। बिल्डिंग्स मिट गई थीं, ह्यूमैनिटी ने जो कुछ बनाया था सब इरेज हो गया था। जमीन पर जायंट मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और हर तरफ पूरी तरह होपलेस हालात थे। अपनी पिछली जिंदगी में एमसी एक ऑर्डिनरी डिलीवरी बॉय था, जिसे अपोकलिप्स के आने का शौक सबकी तरह ही लगा। जब दुनिया टूटने लगी, सन से एबनॉर्मल सोलर एनर्जी रिलीज हुई, टेम्परेचर अचानक बहुत बढ़ गया, अर्थ की क्रस्ट बार बार हिलने लगी और अंडरग्राउंड छिपे मॉन्स्टर्स सरफेस पर आने लगे। सब कुछ बदल चुका था और नई दुनिया में नया रूल था। जिसके पास सप्लाईज है वही राजा है। एक पैकेट इंस्टेंट नूडल्स, एक हैम सॉसेज या एक आइस ब्लॉक के लिए भी लोग अपनी जान तक देने को तैयार थे। लेकिन एमसी बाकियों जैसा नहीं था। वो सब कुछ देख चुका था, क्योंकि उसका नाम सुचेन है और वो अपोकलिप्स शुरू होने से एक महीना पहले दोबारा जन्म ले चुका था। अपने पास्ट की मौत के बाद अब वो पूरी नॉलेज के साथ वापस आया था, ताकि बेस्ट पॉसिबल जिंदगी जी सके। सोचते सोचते वही महिला उसके पास फिर आती है, क्योंकि उसकी बातें सुनकर वो डर गई है और किसी के साथ रहना चाहती है। लेकिन एमसी को उससे कोई मतलब नहीं। उसके पास करने को ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। बस रुकते ही एमसी उतर जाता है। उसे किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अपोकलिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सप्लाईज की कमी नहीं होना। पिछली जिंदगी में उसने बहुत समय बर्बाद किया था इधर उधर सामान ढूंढते हुए। इस बार भी पहले से रेडी होना चाहता है। उसका टारगेट है वो वेयरहाउस, जहां वो डिलीवरी मैन की तरह काम करता है। वो अंदर जाता है, अपना काम वाला जैकेट हैंगर से उठाता है और स्टोरेज रूम में जाता है। डोर पर खड़े कोवर्कर ने बोल दिया, 21 सेकंड लेट हो, हाफ डे सैलरी कट जाएगी। एमसी सॉरी बोलता है, लेकिन अंदर जाते ही पिछली जिंदगी में अपोकलिप्स आने से पहले वेयरहाउस का बॉस भाग गया था और उसकी साल भर की सैलरी डूब गई थी। इस बार ये वेयरहाउस एमसी का हक है, कॉम्पेंसेशन के तौर पर। एमसी अपना पावर एक्टिवेट करता है, स्पेस। ये स्पेशन एबिलिटी उसे अलाउ करती है कि वो अपने आसपास की हर चीज एक सुपर लार्ज क्यूबिक स्पेस में स्टोर कर सके, जिसकी लेंथ, विड्थ, हाइट टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मीटर्स है। वेयरहाउस खुलता है और एनसी राइस, ऑयल, मीट, फूड, यहाँ तक कि पूरा शेल्विंग तक सब कुछ अपनी स्पेस में सक कर लेता है। ऐसे ही अपने पास्ट लाइफ में उसने 2 लेक्स सुखा दिए थे और कई सिटीज लूट ली थी, जो अपोकलिप्स में वैसे ही नष्ट हो जाती। उस स्पेस में टाइम रुक जाता है, तो जो फूड वहां रखता है वो सालों बाद भी फ्रेश रहता है। पिछली जिंदगी में उसे भूख से मिट्टी खानी पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सारा वेयरहाउस साफ करके एमसी फाइनली राहत की सांस लेता है। इस बार वो सरवाइव ही नहीं करेगा, बल्कि जी कर दिखाएगा। तभी स्टोरेज एरिया में 3 आदमी घुसते हैं सप्लाईज लेने, लेकिन अंदर सिर्फ एक विशाल खाली हॉल है और उसके बीच में अकेला एमसी खड़ा है। सब शॉक्ड होकर उससे पूछते हैं कि सारे सप्लाईज कहाँ गए। एमसी बिना किसी टेंशन के बोल देता है कि उसने सब कुछ अपने लिए ले लिया है। तीनों आदमी उसकी बात
सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और गुस्से में उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन एमसी अपनी स्पेस एबिलिटी यूज करके आसानी से वेयरहाउस से बाहर निकल जाता है। वो जाते जाते ये भी कहता है कि अब वो लेट नहीं होगा क्योंकि वो नौकरी छोड़ रहा है। जैसे ही उनमें से एक आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, एमसी स्पेस जंप करके वहां से गायब हो जाता है। तीनों आदमी वेयरहाउस के हर कोने में उसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन एमसी पूरी तरह गायब हो चुका है। वेयरहाउस के बाहर जमीन के करीब एक पोर्टल खुलता है और एमसी उसमें से फ्लिप मारकर बाहर आता है। वो दो इमारतों के बीच वाली गली में सेफली लैंड कर जाता है। ये उसकी दूसरी एबिलिटी है जिसका नाम है स्पेस जंप। इस एबिलिटी से वो 3 मीटर की रेंज में कभी भी टेलीपोर्ट हो सकता है। अपोकलिप्स में यही एबिलिटी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। इसी से वो खाली पड़े बिल्डिंग्स में घुसकर सप्लाईज जुटाता था और म्यूटेंटेड बीस्ट से बचकर निकल जाता था। कई बार तो ये एबिलिटी उसकी जान बचा चुकी है। अब उसकी जीरो कॉस्ट शॉपिंग मिशन पूरी हो चुकी है। वो अपना वर्क जैकेट हवा में उछाल देता है और वेयरहाउस की तरफ देखे बिना आगे बढ़ जाता है। अचानक उसका फोन वाइब्रेट करता है। वो फोन निकाल कर देखता है, एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट आया होता है। मैसेज में लिखा होता है कि अर्थ बहुत तीव्र मूवमेंट से गुजर रही है और कई जगह लोकलाइज्ड नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं। वार्निंग में लिखा होता है कि लोग डरे नहीं, डिजास्टर्स उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को अफेक्ट नहीं करेंगे। गवर्नमेंट लोगों को काम रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एमसी सोचता है क्या इन लोगों को सच में नहीं पता कि दुनिया खत्म होने वाली है। तभी उसका फोन बजता है। कॉलर आईडी देकर उसके चेहरे पर गुस्सा भर जाता है। कॉल कर रही थी एक लड़की, जैंग शाओकिन, जिसका नाम देखते ही उसके हाथ गुस्से से कांप जाते हैं। एमसी गहरी सांस लेता है और कॉल उठाता है। जैसे ही वो फोन कान पर लगाता है, लड़की गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है। वो बोलती है कि एमसी इतने दिनों से गायब क्यों है और उसने अपनी हाउस प्रॉपर्टी भी बिना बताए बेचने डाल दी है। वो पूछती है कि क्या एमसी को लगता है कि हाउस बेचकर उसे कोई लड़की मिल जाएगी। ये औरत एमसी की फियांसे थी, शाओकिन, लेकिन एमसी के लिए अब वो सिर्फ एक बोझ थी। फोन के दूसरी तरफ वो मेकअप कर रही थी और उसके पीछे एक दूसरा आदमी शायू बेड पर लेटा था। मतलब कॉल करते समय भी वो किसी और मर्द के साथ ही। वो एमसी को इंसल्ट करते हुए बोलती है कि उसे एक घर चाहिए ताकि उसे सिक्योरिटी फील हो और एमसी को वो घर उसे गिफ्ट कर देना चाहिए, वरना वो शादी करने से मना कर देगी। एमसी उससे पूछता है कि क्या उसका रेंट खत्म हो गया है। ये सुनकर वो और गुस्से में आ जाती है। वो एमसी को आखिरी चांस देती है कि वो वापस आए और घर उसके नाम ट्रांसफर करे। फिर वो बोलती है कि वो शैंगडू वापस जा रही है और वहां बात होगी। एमसी बिना जवाब दिए कॉल काट देता है। अपोकलिप्स वाली पिछली जिंदगी में उसने 5 साल तक इस लड़की को जिंदा रखने के लिए हर जगह से सप्लाईज जुटा, उसे सेफ हाउस में छिपा कर रखा। अगर एमसी ना होता तो वो लड़की भूख से मर जाती, लेकिन बदले में वो क्या करती थी, उसने उसे कई बार चीटिंग की और जब एमसी खाली हाथ लौटा, वो लड़का स्यायू उसे मारता भी था और एक दिन उसी सेफ हाउस में उन्होंने एमसी को मार डाला और उसकी लाश के सामने ही गंदे काम किए। शाओकिन ने तो उसे मरते हुए यूजलेस तक कह दिया था। अपने आखिरी सांस तक एमसी ये सब देखता रहा। उसने अपनी पिछली जिंदगी में इन दोनों पर भरोसा किया और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन इस नई जिंदगी में ये दोनों उसकी मौत नहीं बल्कि उसके रिवेंज की वजह बनेंगे। एमसी कसम खाता है कि शाओकिन और स्यायू दोनों को वो 100 गुना दर्द देगा। उसके हाथ गुस्से में कांपते हैं, लेकिन वो खुद को शांत करता है क्योंकि अभी उसे सबसे जरूरी काम करना है, अपोकलिप्स से बचने के लिए और सप्लाईज जुटाना। बाकी चीजें सिर्फ पैसों से मिलेंगी और पैसे लाने का तरीका सिर्फ एक है, अपना घर बेचना। वो अपने रियल एस्टेट एजेंट मैनेजर लू को कॉल करता है। वो घर का दाम मार्केट प्राइस से आधा रखने को रेडी हो जाता है। बस ये कंडीशन है कि पेमेंट कैश में और तुरंत चाहिए। एमसी ड्रीम रियल एस्टेट पहुंचता है डील फाइनलाइज करने, लेकिन वहां शाओकिन और शायू उसका रास्ता रोक कर खड़े होते हैं। शायू के हाथ में बेसबॉल बैट होता है। एमसी बिना रुके उनके पास से गुजरने लगता है। तभी शायू उसे रोकता है और चिल्लाकर पूछता है कि वो घर बेचने की हिम्मत कैसे कर गया और धमकी देता है कि वो एमसी को मार देगा। एमसी बिना भावना दिखाए उसके गले को पकड़ लेता है, उसे उठाता है और जमीन पर पटक देता है। शाओकिन अपने लवर को बचाने आती है और एमसी के कपड़े खींचकर चिल्लाती है कि कोई मर्डरर को रोके, लेकिन एमसी उसे एक जोरदार बैकहैंड मारता है। वो हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाती है और शौक में उसे घूरती रह जाती है। एमसी उसे बिल्कुल टच नहीं करता, जबकि दूसरी तरफ वो शियाओ को जमीन पर पकड़कर चोक करता रहता है, जो हेल्प के लिए भीख मांग रहा होता है। सुचिन उसे अश्योर करता है कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा। फिर वो उसे छोड़ देता है, जिससे वो डिस्ग्रेस्ड थग डर के मारे पीछे हट जाता है और जोर जोर से
खांसता है। शियान अपने इंजर्ड लवर को चेक करने जाती है जबकि सुचिन दोनों के पास से निकलकर ऑफिस की तरफ बढ़ जाता है। शियान अभी भी अपनी गलती से नहीं सीखी है और सुचिन को ऑर्डर करती है कि वो घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, वो भी जल्दी, जब तक वो गुस्सा नहीं हुई है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो कहती है कि वो उससे दोबारा शादी नहीं करेगी, लेकिन उसकी ये खाली धमकियां तब खत्म हो जाती हैं जब सुचिन मुड़कर उन्हें घूरता है। दोनों डर के मारे फ्रीज हो जाते हैं और फिर भाग जाते हैं, उसे उसका काम अकेले करने के लिए छोड़कर। अब जब वो लोग चले गए, सुचिन अंदर जाता है रियल एस्टेट एजेंट से मिलने। वो बूढ़ा आदमी उसे पानी का ग्लास ऑफर करता है और घर इतने कम दाम में बेचने को लेकर काफी एक्साइटेड लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो सुचिन को बेवकूफ समझ रहा होता है, क्योंकि जो घर 1 मिलियन से ज्यादा का है वो उसे सिर्फ आधी कीमत में मिल रहा है। ऐसा डील मिल जाए तो वो तुरंत ह्यूज प्रॉफिट बना सकता है, इसलिए वो तुरंत पूरा पैसा देने के लिए मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होते ही सुचिन ऑफिस से निकल जाता है और उसके बैंक अकाउंट में लगभग 1 मिलियन जुड़ जाता है। हालांकि कई नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, लेकिन शैंगडू जहां वो रहता है एक इनलैंड सिटी है, अर्थक्वेक्स, सुनामीज और वोल्केनिक इरप्शन से काफी दूर। गवर्नमेंट भी पब्लिक को काम रखने की कोशिश कर रही है, इसलिए वहां अभी भी थोड़ी नॉर्मल लाइफ चल रही है। सोसाइटी अभी भी फंक्शनिंग में है। अगला स्टेप सोचते हुए सुचिन की नजर एक फ्लायर पर पड़ती है जिसमें फास्ट और हाई इंटरेस्ट लोन्स का ऐड होता है। उसे एक आइडिया आता है और वो अपना अगला स्टेप बनाता है कि अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके और ज्यादा पैसा उठाए। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट लेकर वो पहुंचता है ग्रेट सी लोन्स। दरवाजे पर उसे एक मोटा तगड़ा आदमी मिलता है जो सिगरेट पी रहा होता है। ये है वांग देआई, शाओयू का बड़ा भाई। अपने पास्ट लाइफ में ये आदमी अपोकलिप्स शुरू होते ही म्यूटेंट बीस्ट्स की वजह से जल्दी मर गया था। देआई नोटिस करता है कि सुचिन के घर की वैल्यू ज्यादा नहीं है। सुचिन उसे साफ कहता है, मुझे बस बताओ कि मैक्सिमम कितना उधार मिल सकता है। वो मोटा आदमी आधा मिलियन ऑफर करता है, बस शर्त ये कि प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट उसके पास छोड़ना होगा। सुचिन उसे कहता है कि ऊपर से 1000 एक्स्ट्रा तुरंत ट्रांसफर करो, तभी डील पकी। वो सर्टिफिकेट जोर से एबल पर फेंकता है और उसे घूर कर कहता है कि वो 1 हफ्ते में सारा पैसा वापस कर देगा और प्रॉफिट भी देगा। देआई को ऑफर इंटरेस्टिंग लगता है और उसे लगता है कि सुचिन थोड़ा गैम्बलर टाइप है। अगर प्रॉफिट दिखे तो ये बंदा अपने माँ बाप को भी बेच दे, वो सोचता है। उसे लगता है सुचिन बेवकूफ है जो सोचता है कि वो एक दिन में जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे ये पता नहीं कि सुचिन का असली प्लान उससे भी गहरा है। आखिर देआई लॉन्ग पफ लेकर अग्री कर जाता है। प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट मॉर्गेज कर दो, बाकी सब निगोशिएबल है। लंबी बातचीत के बाद सुचिन फिर से बाहर निकलता है और दूसरी बार उसके अकाउंट में आधा मिलियन से ज्यादा आ चुका होता है। अब उसके पास दुनिया के एंड से पहले सप्लाईज खरीदने के लिए काफी पैसा है। उधर श्याओन और श्याओ यू पार्क में लड़खड़ाते हुए पहुंचते हैं। सुचिन से भागने के बाद श्याओ यू अभी भी गला दबने की वजह से ऑलमोस्ट बेहोश हालत में है। टैक्सी से उतरते ही श्याओन फिर कंप्लेंट शुरू करती है, मुझे तो बस हमारा घर चाहिए था, इसमें गलत क्या है? उसके अनुसार वो सिर्फ सिंपल रिक्वेस्ट थी और सुचिन ने उस पर हाथ भी उठा दिया, जिसकी दर्द उसे अभी भी महसूस हो रही है। वो चाहती है कि वो हर हाल में इस बात का बदला ले। सियाओ यू भी सहमत होता है, गले को पकड़कर कहता है कि सुचिन को इसकी कीमत चुकानी होगी। वो ऑलरेडी सोच रहा है कि अपने बड़े भाई से कहकर सुचिन को खत्म करवा देगा। उसी समय वो देखते हैं कि सुचिन फिर कैजुअली सड़क पर चलते हुए उनके सामने से गुजर रहा है। इतनी सारी घटना के बाद भी उसका ये कॉन्फिडेंट एटीट्यूड उन्हें चौंका देता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि पीछे चलकर देखें आखिर सुचिन कर क्या रहा है जो इतना घमंडी बन गया है। सुचिन मीनवाइल अगला बड़ा रिसोर्स ग्रैब सोच रहा है। सोसाइटी कोलैप्स होने से पहले उसकी मेमोरी के अनुसार कई कमर्शियल बिल्डिंग्स सी वाटर बैकफ्लो और रैपिड फ्रीजिंग की वजह से गिर गए थे, लेकिन ग्रीन सिटी होटल आखिरी तक बचा रहा। इसलिए सुचिन वहीं जाने का फैसला करता है। प्रेसिडेंशियल स्वीट में अच्छे रिसोर्सेज और एक स्विमिंग पूल भी था जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैंडल करने में काम आता था। उसे याद है कि ये जगह लॉन्ग टर्म बेस के लिए परफेक्ट थी। वेयर हाउस भले ही खाली हो गए थे, लेकिन होटल के अंदर खाने पीने के हॉट मील्स और इंग्रेडिएंट्स अभी भी भरपूर थे। होटल में एंटर करते ही एक महिला उसे नोटिस करती है। वो अपना नाम बताती है, ली शिन रुई, रेस्टोरेंट मैनेजर। वो पूछती है कि वो उसकी कैसे मदद कर सकती है। सुचिन कामली कहता है। सुचिन 10,000 वाले टेबल्स चुनता है, मतलब पूरे बैंक्वेट की टोटल कीमत लगभग 10 मिलियन होगी। इसके लिए वो 50,000 डिपॉजिट देने को तैयार है, बस खाना उस एड्रेस पर डिलीवर हो जाना चाहिए जो वो देगा। मैनेजर इम्प्रेस्ड हो जाती है कि इतना यंग लड़का इतनी ग्रैंड तरह से डील कर रहा है। उसे शक होता है कि
एमसी शायद किसी रिच सेकेंड जनरेशन फैमिली से हो, उसे क्या पता ये सब ह्यूज लोन्स और घर की तेजी से बेची गई डील का पैसा है। वो 50,000 डिपॉजिट की टर्म्स मान लेती है और उसे अपने ऑफिस में पेमेंट करवाने ले जाती है। बैंक्वेट के इंग्रेडिएंट्स ही 50,000 के आते हैं, लेकिन रिच लोगों से संबंध बनते हैं तो नेगोशिएशन स्मूथ रखना पड़ता है। ऑफिस जाते जाते वो एमसी से कैजुअली पूछती है, क्या आप जल्द शादी कर रहे हैं, तभी तो इतना बड़ा बैंक्वेट चाहिए। एमसी उसी स्टोरी को पकड़ लेता है और कहता है, हाँ शादी है। साथ ही वो उसे प्रेसिडेंशियल स्वीट भी बुक करने को कहता है। निगोशिएशन खत्म होते ही एमसी होटल से बाहर निकलता है। 10 मिलियन के डिशेस सिर्फ 50,000 में लॉक करके वो बड़ा खुश है। फाइनल पेमेंट तो अपोकलिप्स के बाद वैसे भी कोई नहीं मांगेगा, क्योंकि पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में एक आइस ब्लॉक भी अरबों का होगा। अंदर मैनेजर भी खुश है, स्वीप भी बुक हो गया। उसे लगता है कि एमसी हनीमून की तैयारी कर रहा है और जो लड़की इस बंदे से शादी करेगी वो कितनी लकी होगी। तभी शावन होटल में घुसती है और मैनेजर से एमसी के बारे में पूछती है। मैनेजर पहले पूछती है, आप कौन? शावन कहती है, मैं सूचन की गर्लफ्रेंड हूँ। आइडेंटिटी कंफर्म होते ही मैनेजर उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड 1000 टेबल्स का बैंक्वेट ऑर्डर कर गया है। वो कहती है कि ऐसी बॉयफ्रेंड पाना लकी होना है। मैनेजर के मन में ये लड़की बस लेवल 7 दिखती है और उसका एटीट्यूड भी बहुत तेज है। रिच लोग भी न जाने क्यों ऐसी लड़कियों पर मर जाते हैं। शावन और शाओ यू शॉक हो जाते हैं। एमसी 10 मिलियन का बैंक्वेट, इम्पॉसिबल। मैनेजर उन्हें समझाती है, रिच लोग अपनी असली पहचान छुपा कर रखते हैं, शादी के दिन ही रिवील करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि पार्टनर पैसे के पीछे ना हो। यावन सोचती है कि एमसी ने पिछले दिनों उसे इग्नोर किया, डिसअपियर होना चाहा, कोल्ड बिहेवियर दिखाया, लेकिन मैनेजर प्रूफ देती है कि एमसी ने वाकई 50,000 विन डिपॉजिट किया है। दोनों होटल से निकलकर सोचने लगते हैं, एमसी इतने पैसे में इतना बड़ा ऑर्डर क्यों दे रहा है? किसे इनवाइट करेगा? शॉन। शावन इमेजिन करती है, शायद वो मुझे अपने रिच सर्कल से मिलवाने वाला है, मुझे अपनी लग्जरी लाइफ में लाना चाहता है। यावन पूछता है, अब क्या करे? वो उसके सीने पर हाथ रखता है और वो उसका हाथ झटक देती है। यावन ठान लेती है उसे तुरंत तरीके बनाने होंगे कि एमसी वापस उसके साथ जुड़ जाए। वहीं दूसरी तरफ एमसी अपने पुराने घर लौट आता है, अपना जीरो कॉस्ट परचेस प्लान जारी रखने। अब ये प्लान बेसिकली चोरी ही है, क्योंकि उसने जो खरीदा है वो लौटाने का उसका जीरो इरादा है। बहुत सी जरूरी चीजें अभी भी बाकी थीं और जो पैसा बचा था वो बहुत कम था, तो वो एक और चाल चलता है। ऑनलाइन लोन एप्स, इंस्टेंट पैसा, बिना ज्यादा पूछताछ के। पूरा दोपहर एमसी 80 से ज्यादा एप्स डाउनलोड करता है, सेल्फी लेता है, वेरिफिकेशन करता है और 30,000 विन से ऊपर के लोन्स उठाता है। डे खत्म होते होते उसके पास करीब 970,000 विन लोन्स आ जाते हैं। अब वो अपनी अगली बड़ी शॉपिंग के लिए तैयार है। थोड़ा थक कर गिरता है, लेकिन आराम का टाइम नहीं, अभी बहुत कुछ खरीदना बाकी है। फायर प्लेसेस, आइस मेकर्स, आइस ब्लॉक्स, स्मोकलेस कोल और बाकी रेयर सप्लाईज जो सुपरमार्केट्स में नहीं मिलते लेकिन ऑनलाइन अवेलेबल है। ये सब एक्सट्रीम हीट और सिवियर कोल्ड में सर्वाइव करने के लिए जरूरी होंगे। उसकी जान लिटरली इस बात पर डिपेंड करेगी कि उसके पास टेम्परेचर हैंडल करने के लिए कितना मटेरियल है। वो तुरंत मल्टीपल कंपनी से कांटेक्ट करना शुरू करता है। पहला ऑर्डर 2000 टन स्मोकलेस कोल 500,000 डिपॉजिट के साथ। फिर आइस फैक्ट्री से कई टन आइस भी ऑर्डर करता है। कुछ कंपनीज फेस टू फेस मीटिंग चाहती है तो एमसी बाहर निकलता है उनसे मिलने। जैसे ही वो बाहर कदम रखता है वो एक नई लड़की से टकराता है और उसके पीछे आती है एक अवांछित पुरानी चिड़चिड़ी शक्ल। उसका नाम है लीना, शान की क्लोज फ्रेंड। असल में वही लड़की थी जिसने उनकी पिछली टॉक्सिक रिलेशनशिप की शुरुआत करवाई थी। लीना उसे बताती है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी शियोआन उसे बहुत मिस कर रही थी। एमसी सीधा पूछ देता है, वो मुझे मिस कर रही है या मेरे घर को? लीना उसे कवर करने की कोशिश करती है और बोलती है कि शियोआन तो बस उसे टेस्ट कर रही थी। फिर वो एमसी को ही क्लूलेस बोल देती है, जैसे एमसी समझ ही नहीं रहा कि शियोआन उसके बिना कितनी सैड है। उधर वही गोल्ड डिगर गर्लफ्रेंड मौका पकड़कर एमसी का हाथ थाम लेती है और इमोशनल एक्ट शुरू कर देती है। बोलती है कि वो बस वॉक पर चलना चाहती है और कल जो उसने उसे डांटा था उसके लिए माफी मांगती है, ताकि एमसी उससे नाराज ना रहे। लेकिन एमसी को इस नौटंकी में जीरो इंटरेस्ट है। वो अपना हाथ छुड़ाकर बोलता रहे कि वो बिजी है और वो खुद ही वॉक पर चली जाए। शावान को एमसी का ये एटीट्यूड झटका देता है, पर लेना उसे रियलिटी में वापस लाती है और पॉइंट आउट करती है कि एमसी टैक्सी लेकर कहीं जा रहा है, ये लास्ट टेस्ट हो सकता है। तो वो शावान को बोलती है कि एमसी को एक अलग टैक्सी से फॉलो करो। एमसी आइस फैक्ट्री पहुंचता है मैनेजर से मिलने। मैनेजर उससे हाथ मिलाता है और शॉक होता है कि इतना बड़ा ऑर्डर देने वाला बंदा इतना यंग कैसे हो सकता है। एमसी पूछता है कि 2000 टन आइस रेडी और डिलीवर होने में कितना टाइम लगेगा। मैनेजर बोलता है कि उनका आइस फैक्ट्री स्टेट
स्टेट की सबसे फास्ट फैक्ट्रीज में से एक है। वो 3 दिनों में एडिबल आइस डिलीवर कर देंगे। टोटल कॉस्ट 800,000 यूएन। एमसी तुरंत अग्री करता है और 100,000 यूएन डिपॉजिट दे देता है। एड्रेस भी नोट करा देता है। मैनेजर क्यूरियोसिटी में पूछ लेता है कि एमसी को इतना ज्यादा आइस आखिर चाहिए क्यों? क्या कोई ह्यूज इवेंट है? अगर एनसी इवेंट ऑर्गेनाइजर है तो फ्यूचर में पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। एनसी ऑब्वियसली अपोकलिप्स ट्रूथ नहीं बता सकता, इसलिए वो एक फेक स्टोरी सुना देता है कि वो ये सारा आइस अलाशन में चैरिटी के लिए डोनेट करने वाला है। मैनेजर इस बात पर और भी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाता है। आखिर 800,000 युआन का डील एंट्री पी फाइनलाइज हुआ है। जैसे ही एमसी की टैक्सी वहां से निकलती है, एक और टैक्सी आती है और उसमें से शाओ आन और लेना उतरती है। मैनेजर सोचता है कि ये लोग शायद बिना अपॉइंटमेंट के बिजनेस करने आए हैं। शाओ आन खुद को एमसी की फियांसे बताकर पूछती है कि एमसी ने क्या ऑर्डर किया था। मैनेजर थोड़ा शक करता है लेकिन फिर भी बता देता है कि एमसी ने 800,000 युआन का आइस ऑर्डर किया है। यह सुनकर शाओ आन और लेना शॉक ऑलमोस्ट चिल्ला ही पड़ती है। अब उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि एमसी जरूर कोई सुपर रिच सेकंड जनरेशन है, वरना कौन इतना पैसा सिर्फ आइस पर फेंकता है। लेना जल्दी से पूछती है कि एमसी इतना आइस करेगा क्या? मैनेजर बताता है चैरिटी में डोनेट करेगा। यह सुनकर दोनों के दिमाग घूम जाते हैं और उनके ग्रीड वाले गियर्स फुल स्पीड पर घूमने लगते हैं। एमसी की तरफ से अब तक वो अपोकलिप्स सरवाइव करने के लिए सारी जरूरी चीजें खरीद चुका है और सोचता है कि थोड़ी लग्जरी एंजॉय कर ले, क्योंकि केओस आने ही वाला है। पिछली जिंदगी में वो इतना काम में डूबा रहा कि कभी आराम करना तो दूर, छोटी कैफे तक जाने का टाइम नहीं मिलता था। तो इस बार वो एक फैंसी रेस्टोरेंट चला जाता है। वेट्रेस उसे मेन्यू देती है, बटर चिकन, नान, स्मोक्ड स्टेक, हर डिश 4 डिजिट प्राइस वाली। उसकी नजर एक मिस्ट्री डिश पर पड़ती है 17,000 यूएन की। वो पूछता है और वेट्रेस बताती है कि ये हेड शेफ द्वारा पर्सनली बनाई गई स्पेशल डिश होती है। शेफ के मूड और इंस्पिरेशन पे डिपेंड करती है। एमसी को इंटरेस्टिंग लगता है और वो वही ऑर्डर कर देता है। अपोकलिप्स वाली यादें उसके दिमाग में घूमती है, कैसे जायंट म्यूटेटेड सर्पेंट्स पानी के बीच से निकल आते थे और कितने लोग पेरिश हो गए थे। एमसी जानता है कि उसे फ्यूचर मॉन्स्टर्स के खिलाफ भी तैयार रहना होगा। तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट की ओर आती एक पिंक हेयर्ड ब्यूटी पर पड़ती है। उसके हाथ में उसका खाना है। वो खुद को हेड शेफ बताती है और एमसी उसे तुरंत पहचान लेता है। पिछली जिंदगी में यही थी हेल्स शेफ डुआनिया। वो मॉन्स्टर का सड़ा हुआ मीट भी मैजिक की तरह एडिबल बनाती थी। लोग उसकी डिश छोड़ ही नहीं पाते थे, लेकिन उन डिशेस में म्यूटेटेड टॉक्सिन्स होते थे जिन्हें खाकर कई लोग मारे गए। शेफ एमसी की डार्क एक्सप्रेशन देखकर पूछती है कि कहीं उसे लगता तो नहीं कि वो उसे पॉइजन कर देगी। एमसी अपना रिएक्शन छुपा लेता है और डिश का इंट्रोडक्शन सुनता है। डिश का नाम है डुअल फेड लाइफ। आधा स्टेक टूना फ्राइड इन ब्राउन बटर, बाकी आधा पफ पेस्ट्री में डीप फ्राइड। एमसी एक बाइट लेता है और टेस्ट सच में 17,000 युआन के लायक है। काश एपोकलिप्स में भी वो उसके लिए खाना बना पाती, पर उस टाइम ये गर्ल उसे जहर दे दे, ये पॉसिबिलिटी भी असली है। रेस्टोरेंट के बाहर शाओ आन और लीना जलते हुए खड़ी है और सोच रही है कि आखिर एमसी अंदर क्या खा रहा है, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि यहाँ हर डिश कम से कम 10,000 युआन की होती है और ये बंदा तो ऐसे कैजुअली स्नैक लेने पहुंच गया है। इससे उन्हें और भी यकीन हो जाता है कि एमसी जरूर किसी दूसरे जनरेशन के धनवान घराने से है। शाओआन सोचती है कि अगर वो अमीर बीवी बन गई तो अपनी सारी सिस्टर्स का ख्याल रख लेगी। अगली लोकेशन पर एमसी शहर के गोल्डन सेल्स वॉल्ट में बने आर्या स्कैन्स बार पहुंचता है। अपनी पिछली जिंदगी में उसे अफसोस था कि वो ऐसे जगहों का मजा कभी नहीं ले पाया और अपोकलिप्स शुरू होने के बाद तो ऐसी जगहें खत्म ही हो जाती हैं। इसलिए वो इस बार पूरी आजादी से एक्सप्लोर करना चाहता है। जैसे ही वो बैठता है, कुछ लड़कियां उसके पास आकर बैठ जाती हैं। एमसी उनके साथ ड्रिंक करने को तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी नजर एक लड़की पर जाती है जो बाकी दोस्तों जितनी एक्साइटेड नहीं है। लड़कियां बताती हैं कि उसका नाम यून है और ये उसका पहला क्लब एक्सपीरियंस है। उसके बॉयफ्रेंड ने हाल ही में उसे चीट किया है। वो लड़की से फिजिकल भी नहीं था और जाकर किसी बूढ़ी औरत के साथ धोखा दे दिया। ये सोचकर यून इतनी डिप्रेस्ड है कि एक ही बार में पूरा अल्कोहल का गिलास पी जाती है और जोर से टेबल पर पटकती है। वो एमसी से पूछती है कि क्या वो सिंगल है और क्या वो उसके साथ मजे करना चाहता है। लड़कियां उसे चेयर करती है। तभी शॉन और लेना भी क्लब में घुसते हैं और एमसी को पीछे की ओर जाते हुए देख लेते हैं। एमसी उन्हें देखकर जल्दी से यून को कंधे से पकड़ता है और ऊपर की ओर कमरों में भागता है। वो एक रैंडम बेडरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है। एमसी माफी मांगता है कि उसे अचानक ऊपर खींच लाया, लेकिन यून तो पूरी तरह उसके साथ लेटने के मूड में है। एमसी उसका फायदा नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो साफ दिख रहा है कि वो दुखी
दुखी है। वो उसे माथे पर फ्लिक करके समझाता है कि वो बाहर ना जाए और घर में जितना हो सके खाना स्टॉक कर ले, क्योंकि हालात बहुत जल्दी बदलने वाले हैं। एमसी समझ जाता है कि ये एडवाइस देना बेकार है, क्योंकि अपोकलिप्स आने वाली है और उसका फ्यूचर है ही नहीं। एमसी हॉल की तरफ जाता है और देखता है कि शाओन और लीना कमरे दर कमरे लात मारकर उसका पीछा कर रही है। इन्हें देखकर साफ है कि एमसी आज की रात बिल्कुल आराम नहीं कर पाएगा। एंड वो किसी तरह उनसे बचकर घर लौट जाता है ताकि इन दोनों रैम्पेजिंग लड़कियों से छुटकारा मिल सके। अगले दिन एमसी द्वारा ऑर्डर की गई सारी चीजें स्मोकलेस चारकोल आइस ट्रक में भरकर वेयरहाउस पहुंचती हैं। ट्रक ड्राइवर्स की पूरी लाइन वेयरहाउस के बाहर लगी है। एमसी उन्हें गाइड करता है कि सामान कहां रखना है। एक ड्राइवर चिंता जताता है कि वेयरहाउस में कोल्ड स्टोरेज नहीं है, आइस तो पिघल जाएगी, लेकिन एमसी उन्हें बोलता है कि चिंता न करें। उधर दूसरी तरफ श्याओन को बताती है कि एमसी ने शहर के बाहर एक बड़ा वेयरहाउस किराए पे लिया है और वहां भारी मशीन्स भी आ रही हैं। श्याओन क्यूरियोसिटी में लेना को लेकर वेयरहाउस पहुंच जाती है। अंदर कदम रखते ही वो ग्रीन सिटी होटल का मैसिव बैंक्वेट सेटअप देखती हैं। रेड कारपेट डेकोरेशन, पूरा सीन शादी के बाद की आफ्टर पार्टी जैसा लगता है। लेना तो पक्का मान लेती है कि आज एमसी प्रपोजल करेगा और सारे मेहमान आएंगे। श्याओन थोड़ी एटीट्यूड में बोलती है कि भले एमसी प्रपोज करे, वो इमीडिएट हाँ नहीं बोलेगी। वो जाकर एमसी से पूछती है कि वो इतना सामान क्यों खरीद रहा है और इन सारी सप्लाईज का करेगा क्या। एमसी कुछ नहीं कहता और उल्टा उसे बॉक्सेस उठाने में मदद करने को कहता है। अगर वो मदद करेगी तब वो उसे सब बताएगा। श्याओन को ये इंसल्ट लगता है। वो अमीर बीवी बनने का सपना देख रही है और ये आदमी उससे मैनुअल लेबर करवा रहा है। लेना रिमाइंड कराती है कि ये टेस्ट है, अमीर बनने के काबिल हो या नहीं। इस बात पर श्याओन मजबूरी में बॉक्स उठाकर अपने कंधे पर रखती है ताकि दिखा सके कि वो नाजुक लड़की नहीं है। लेना भी मदद करने लगती है, सोचकर कि शायद उसे भी मौका मिल जाए। एनसी दिल ही दिल में इन दोनों की फ्री लेबर देखकर मजे ले रहा है। होटल के हेल्पर्स भी मौजूद हैं, लेकिन सामान इतना ज्यादा है कि पूरा दिन लग जाता है। शाम होते होते सब काम खत्म होता है। जियावान पूरी तरह थक चुकी है, भूखी है, गुस्से में है, लेकिन उसे लगता है कि आज की मेहनत के बाद वो जरूर अमीर घर की बीवी बनेगी। लेना तो फर्श पर लेटकर हाफ रही है। 100 पाउंड के आइस ब्लॉक्स उठाकर उसकी हालत खराब हो चुकी है। अब वो सोचती है कि टेस्ट खत्म हुआ और एमसी प्रपोजल करेगा, लेकिन यहाँ सीन बिल्कुल उल्टा है। एमसी मजदूरों को उनकी मेहनत के लिए भारी पेमेंट दे रहा है और बाकी का बिल सेटल करने का वादा कर रहा है। हफ्ते के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वर्कर्स अपना काम खत्म करके गाना गाते हुए निकल जाते हैं। वहीं श्याओन एक दरवाजे से टिककर खड़ी है, पूरी उम्मीद में कि एमसी अब उससे प्रपोजल करेगा, लेकिन एमसी उसके पास से ऐसे गुजर जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो और वेयरहाउस की तरफ चलते हुए सिर्फ इतना बोलता है, थैंक्स फॉर हेल्पिंग, लेकिन साथ में ये भी जोड़ देता है कि तुम्हारी कोई सैलरी नहीं बन रही, अब घर जाओ। श्याओन टूट जाती है और डेस्परेट होकर पूछती रहे कि ये मजाक कब खत्म होगा। गेस्ट्स आने वाले होंगे ना शादी की शुरुआत सेलिब्रेट करने के लिए, ये सारी तैयारी उसी के लिए है, राइट? एनसी उसकी बातों से जेन्युइनली हंस देता है। सच कहे तो उसे भी काश खुशहाल फ्यूचर मिल जाता, लेकिन हकीकत ये है कि उसने अपना घर बेच दिया है और वो करोड़ों के कर्ज में डूबा हुआ है, क्योंकि उसने सारे सामान लोन्स लेकर खरीदे हैं। लेना चीखते हुए कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तुमने 10 मिलियन युआन का खाना खरीदा, हजारों सप्लाईज खरीदी, ब्रोक कैसे हो सकते हो? एमसी झूठ बोल देता है कि एक बिग बॉस ने चैरिटी का काम शुरू किया है और वह सिर्फ उसकी मदद कर रहा है, यानी ये सब सामान गरीबों को बांटा जाएगा। ये सुनकर शायान पागल हो जाती है। वो उस पर झपटती है और चिल्लाती है कि उसने उसे धोखा दिया, उसकी इमोशंस के साथ खेला, लेकिन एमसी आसानी से डॉज करता है और बोलता है कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, जो भी तुम्हें लगा वो तुम्हारा खुद का डिल्यूजन था। शायान जमीन पर लेटकर चिल्लाती है कि उसने उसे सेकंड जनरेशन रिच समझ लिया था, लेकिन अब पता चला कि वो कंगाल है, तो वो उसे कभी शादी नहीं करेगी। एमसी सीधा बोल देता है, परफेक्ट, कोई भी गोल्ड डिगर को सीरियसली नहीं लेता। ये सुनकर शायान भड़क जाती है और गुस्से में कसम खाती है कि एमसी को इस बात का पछतावा होगा। लीना भी जाते जाते वार्निंग देती है कि एमसी अब खत्म है। एमसी को उनकी धमकियों की जीरो चिंता है। अपोकलिप्स में पछतावा तो इन दोनों को होगा। इन दोनों मुसीबतों के जाने के बाद एमसी वेयरहाउस बंद करके अंदर खड़ा होता है और माउंटेन जैसी सारी रिसोर्सेज को देखकर खुश होता है। इसके बाद वो अपना इनफाइनाइट स्टोरेज खोलकर सारा सामान स्टोर कर लेता है। अब बस अपोकलिप्स का इंतजार है। काम खत्म करके वो फिर से ग्रीन सिटी होटल में जाता है, सिविलाइजेशन खत्म होने से पहले कुछ अच्छा खाना खा लेने के लिए। होटल लॉबी में बैठा होता है, तभी एक शोरगुल वाला ग्रुप अंदर आता है और एनसी सबको पहचानता है। दहाई जियावान से कहता है कि उसे बस जियाओ यू को फॉलो करना है और वो शांगदू में गुड लाइफ एंजॉय कर सकती है। वो बड़ा आदमी है, पावरफुल है और जियावान को संभाल
सकता है। जियाओ यू तुरंत मौका पकड़कर बोलता है कि वो जियावान का सारा दुख दूर कर देगा और एमसी ने जैसा बुरा व्यवहार किया उसे वो सब कॉम्पनसेट करेगा। जियावान फौरन इन बातों पर भरोसा कर लेती है और उसके साथ अंदर चली जाती है। शाओ यू उसे अश्योर करता है कि उसका बड़ा भाई एमसी से बदला लेने में पूरा साथ देगा। शाओन सोचती है कि एमसी जैसे बूट लिकर से कहीं बेटर है शाओ यू के साथ रहना। एमसी ये ड्रामा देखकर बोल पड़ता है शाओन को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसके साथ चिपक जाए। उसकी ये बात सुनकर पूरा ग्रुप शॉक में मुड़कर उसे देखता है। शाओ यू के बड़े भाई डाई एमसी को पहचान लेता है। यही वही आदमी है जिसने एमसी को ह्यूज लोन दिया था और कल रीपेमेंट डे है। अब दोनों भाई उसे देखकर खुश हैं कि एक ही जगह दोनों का हिसाब चुकता हो जाएगा। शाओन डिस्गस्टेड होकर कहती है कि एमसी ने डाई जैसे आदमी से लोन लिया, अब वो कभी इस कर्ज को चुका ही नहीं पाएगा। लकी है कि वो इसके साथ नहीं थी। एमसी कामली खाना खत्म करता है और मुंह पोंछता है। तभी डाई झुककर उसे धमकी देता है कि रीपेमेंट कल है। शाओ यू चिल्लाता है कि एमसी कभी पैसे नहीं दे पाएगा, इसलिए अभी यही उसे खत्म करना चाहिए। पीछे खड़े गुंडे भी हमला करने को तैयार खड़े हैं। इतने में मैनेजर लुई बीच में आकर माहौल शांत कराने की कोशिश करता है। डाई कहता है कि अगर एमसी घुटनों पर बैठकर उससे और उसके भाई से माफी मांग ले तभी ये मामला शांति से निपट सकता है। मैनेजर लुई एमसी से पूछता है कि हो क्या रहा है। एमसी सीधे बोलता है कुछ नहीं, बस कुछ पेस्ट्स है। ये बात डाई को पसंद नहीं आती और वो गुस्से में मेज पर हाथ पटकता है। अब उसे लगता है कि एमसी आज बच नहीं पाएगा। तभी होटल में कुछ नए लोग घुसते हैं। सबसे आगे खड़ा आदमी पूछता है यहाँ क्या हो रहा है। एमसी और दाई दोनों उसे पहचानते हैं। गाओ चैंग पिछली लाइफ में यही आदमी स्कल क्रशर कहलाता था। पोस्ट एपोकलिप्स शांगदू का एक बड़ा नाम। होटल ही बाद में म्यूटेशंस की पहली जगह बना था और गाओ की शक्ति भी वहीं जागी थी। अभी के लिए गाओ चैंग सिर्फ शांगदू का एक एक्सट्रीमली वेल कनेक्टेड बिजनेसमैन है जिसके अंडरग्राउंड में सैकड़ों लोग हैं। गाओ एमसी की ओर देखता है और उसकी आंखों में एक अजीब कॉन्फिडेंस नोटिस करता है। अब जब होटल की हलचल थोड़ी शांत हो गई है और लोग कोई हंगामा नहीं कर रहे, गांग अपना काम जारी रखता है जिसके लिए वो होटल आया था। वो दाना को होटल के एक ऑफिस में ले जाता है जहां मिस्टर सन उनका इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं वो वाइन का ग्लास भर रहे होते हैं। शेफ सोचती है कि आखिर वो उससे क्या बात करना चाहता है। मिस्टर सन दाना से कहता है कि उसने उसकी खूबसूरती के बारे में बहुत सुना है और आज आखिर वो उसे खुद मिल रहा है। वो उसे ड्रिंक ऑफर करता है लेकिन शेफ साफ देख सकती है कि उस ड्रिंक में कोई ड्रग मिला हुआ है। वो ग्लास को देखकर हैरान रह जाती है। इसी बीच सूचन अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट की बेडरूम में वाइन गिमा रहा होता है। पिछली जिंदगी में वो शियाओ केन के साथ बेसमेंट में छुपकर मुश्किल से अपोकलिप्स की गर्मी से बच पाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस बार वो उसे छोड़ देगा और वो फिर भी उसके पीछे घूमती रहेगी। खैर ये उसके लिए पुरानी दुश्मनी खत्म करने और बदला लेने का अच्छा मौका है। वो ऊपर से देखता है कि शावान और बाकी लोग नीचे पूल में खेल रहे हैं। दो आदमी स्विम सूट्स में खड़े हैं और लड़कियों का इंतजार कर रहे हैं कि वो पूल में आए। डेक नोटिस करता है कि हवा पिछले कुछ दिनों से बहुत गर्म होती जा रही है। उसे लगता है कि रात में दिन से भी ज्यादा गर्मी है। यही वजह है कि शावान ने पूल में आने का सुझाव दिया था। लड़कियों को स्विम सूट में देखने का फायदा तो बोनस था। दोनों आदमी एक्साइटेड होकर एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लड़कियां भी पूल की तरफ चल देती है और नोटिस करती है कि आज चांद ज्यादा चमकदार लग रहा है। पूल पहुंचने पर शावान का हाथ पकड़कर कहता है कि उसका प्यार चांद से भी ज्यादा चमकदार है। वो उसकी बकवास पर ध्यान नहीं देती क्योंकि बहुत गर्मी है और वो बस पानी में जाना चाहती है। ऊपर से सूचन उन सब पर हंसता है। लाल चमकता चांद इस बात का संकेत है कि अपोकलिप्स शुरू होने वाली है। वो वाइन हवा में घुमाता है और दुनिया के अंत की शुरुआत पर ड्रिंक करता है। अचानक चांद भयंकर गर्मी के साथ फटने जैसा चमकता है। बाहर खड़े चारों लोग तुरंत उसे महसूस करते हैं। वो होटल की तरफ दौड़ पड़ते हैं लेकिन डेग बहुत धीमा है और साथ नहीं रख पाता। चांद की रोशनी जलती हुई लगने लगती है। उनकी स्किन झुलसने लगती है। होटल के अंदर के लोग देखते हैं कि बाहर उतनी रोशनी हो गई है जैसे दिन का सूरज चमक रहा हो। डेग के आदमी सोचते हैं कि वो ठीक होगा। कोई कहता है कि शायद वो लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होगा इसलिए वापस नहीं आया। उधर शिया कियन, शियाओ और लीना होटल में भागते हुए लौटते हैं जैसे जान बचाकर आए हो। वो जमीन पर लुढ़कते हैं और
जल्दी से ठंडा होने की कोशिश करते हैं। उनकी स्किन लाल और जली हुई लग रही है। शिया यू को एक फिश टैंक दिखता है और तीनों उसमें कूद जाते हैं। अंदर भी वो इस बात पर लड़ते हैं कि किसे बाहर निकलना चाहिए और कौन अंदर रह सकता है। देख के आदमी हैरान है कि ये तीनों इतने घायल क्यों हैं और देख कहाँ रह गया। तभी श्याओ समझता है कि उन्होंने अपने भाई को बाहर छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी स्किन बाकी सबसे ज्यादा जली हुई होती है और पूरे शरीर पर ब्लिस्टर्स होते हैं। सब लोग तुरंत उसे संभालने भागते हैं इससे पहले कि वो गिर पड़े। इधर मिस्टर सन दाना से पूछता है कि उसने वाइन क्यों नहीं पी, लेकिन उससे पहले गांग बीच में बोल देता है कि उसके लिए बैंक्वेट तैयार किया गया है। लेकिन मिस्टर सन को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे बस इस बात की चिंता है कि दाना ने उसकी दी हुई ड्रिंक क्यों नहीं पी। वो कहता है कि शंगदू में कोई उसकी दी हुई ड्रिंक को मना नहीं कर सकता। वो गाओ चांग को पीछे हटने को कहता है क्योंकि ये उसका मामला नहीं है। उसी समय दाना को एहसास होता है कि गांग ने उसे फंसाया है ताकि वो मिस्टर सन की नजर में अच्छा बन सके। वो शहर में खुद को अजय समझता है और औरतों को नुकसान पहुंचाता रहता है और आज उसकी नजर दाना पर है। वो पूरी तरह यकीन कर लेती है कि ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है और उसे इसे बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, लेकिन उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। तभी चांद फिर से लाल तेज रोशनी छोड़ता है। उस रोशनी से गाओ चैंग और मिस्टर सन दोनों कुछ पल के लिए अंधे हो जाते हैं। दोनों जल्दी से पर्दे बंद करने दौड़ते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। उन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि कुछ भयानक हो रहा है और वो डाउनस्टेयर्स जाकर पता लगाने का फैसला करते हैं। डैना राहत की सांस लेती है कि इस डिस्ट्रैक्शन ने उसे बड़ी मुसीबत से बचा लिया। नीचे होटल की लॉबी में सब लोग इकट्ठा है और भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैनेजर लुई उन्हें शांत रहने को कहता है और बोलता है कि रेस्क्यू टीम रास्ते में है, लेकिन लोग डरे हुए हैं और लॉबी में फिर से केओस फैलने लगता है। गाओ जैंग नीचे आता है और किसी से पूछता है कि क्या हो रहा है। उसे बताया जाता है कि टेम्परेचर अचानक बढ़ गया है और न्यूज में बताया गया है कि सैकड़ों लोग घायल हो चुके हैं। मिस्टर सन अपने दोस्त को कॉल करता है कि कोई उसे लेने आए, लेकिन वहां बताया जाता है कि अभी वो लोग पावर इश्यूज ठीक करने में लगे हैं और कोई भी उसे लेने नहीं आ सकता। उधर दाइग अभी भी कोने में जल रहा होता है क्योंकि वो सीधा चांद की हीट में आ गया था। उसके आदमी कहते हैं कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा और वो हर टच पर दर्द से चिल्ला रहा है। बाहर इतनी भयंकर गर्मी होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाना नामुमकिन था। देख अपने एक और आदमी सियाडा को कॉल करता है कि वो कार लेकर होटल आकर उसे उठा ले जाए। सियाडा अपनी रियल एस्टेट हेडक्वार्टर्स की अंडरग्राउंड गराज में था। वो कार लेकर होटल की तरफ निकलता है। क्योंकि वो अंडरग्राउंड था, उसे बाकी लोगों जितनी गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर निकलता है, उसे दिखता है कि हर जगह इतनी तेज रोशनी है जैसे अभी भी डे टाइम हो। अचानक उसके कार के टायर्स फट जाते हैं और कार बीच सड़क में बंद हो जाती है। वो मजबूर हो जाता है कि कार से उतरकर बिल्डिंग की तरफ भागे। वो डेह को कॉल करता है बताने के लिए कि कार के टायर्स फट गए, लेकिन उसी समय उसका ध्यान एक और ज्यादा दर्दनाक चीज पर जाता है। हर कदम के साथ उसके शूज पिघल रहे थे। वो लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। जब उसने नजर उठाई, वहां उसके बिल्कुल पास एक पूरी तरह पिघला हुआ इंसानी शरीर पड़ा था। वो डर से चीख पड़ता है और उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी स्किन गर्म जमीन पर चिपक चुकी थी। गर्मी ने उसका चेहरा तक पिघला दिया था और उसे वहीं जकड़ दिया था। होटल में डेग और उसके आदमी फोन पर सिर्फ उसकी दर्द भरी चीखें सुन पा रहे थे। गर्मी ने जिया डा को जमीन पर ही जिंदा भून दिया था। इस बीच ऊपर सुएन एयर कंडीशन कमरे में आराम से सो रहा था। उसे बाहर के हंगामे से कोई मतलब नहीं था। टीवी पर तुरंत ब्रेकिंग न्यूज आने लगी। टेम्परेचर अनोमली ने करीब 100 लोगों की जान ले ली थी। लोगों से कहा गया कि घर के अंदर रहे ताकि स्किन और रेस्पिरेटरी बर्न से बच सके। गर्मी इतनी भयंकर थी कि थोड़ी देर बाद शहर की पावर ग्रिड फट गई। पूरा शहर बिजली के बिना अंधेरे में चला गया। डेग बार बार ड्राइवर को कॉल करता रहा, लेकिन अब लाइन कनेक्ट ही नहीं हो रही थी। लग रहा था कि डेग का आदमी अब जिंदा नहीं बचा। होटल के सारे रूम्स पहले ही बुक्ड थे। आखिर में डेग और उसकी टीम को आखिरी बचे रूम में रहना पड़ा, जिसे उन्हें जियाओन और लीना के साथ शेयर करना था। लड़कियां गुस्से में थीं और अलग कमरा चाहती थीं, लेकिन बहस के बीच अचानक होटल की बिजली चली गई। एयर कंडीशनिंग बंद होते ही कमरे का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा। अगर वो कमरे में रहे तो घुटन और हीट से बेहोश हो जाएंगे। मर्द कपड़े उतारकर ठंडा होने के तरीके ढूंढने लगे। तभी शावन को याद आता है कि सुजान ने प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक किया है और उसके रूम में तो पूल भी है। अगर वो उसे निकाल दे तो खुद आराम से स्वीट में रह लेंगे। उधर सुजान अपने कमरे के पूल में ठंडे पानी का मजा ले रहा था। पिछली जिंदगी में खराब मेंटेनेंस की वजह से बिजली हमेशा
हमेशा एक्सप्लोर हो जाती थी, इसलिए उसने इस बार खास तौर पर ऐसा कमरा चुना था जिसमें खुद का पूल हो। उसने कई वर्टिकल एयर कंडीशनर्स भी लगाए थे जिनमें बड़े बैकअप बैटरीज लगे थे ताकि कमरे की ठंडक बनी रहे। वो अपनी स्पेशल एबिलिटी से आइस ब्लॉक्स और बड़ा सा खाना समन करता है। यह अपोकलिप्स का पहला दिन था और वो इसे आराम से ब्रेकफास्ट खाकर शुरू करना चाहता था। जैसे ही वो खाने बैठने वाला था, दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होने लगी। दरवाजा खोलते ही बाहर खड़े लोग हैरान रह जाते हैं। कमरा अंदर से इतना ठंडा था जैसे स्वर्ग हो। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें एसी की लाइनें और बड़े बड़े आइस ब्लॉक्स दिख गए। औरतें चिल्ला कर कहती है कि वो सेल्फिश है और खुद लग्जरी में मजे कर रहा है जबकि वो बाहर बुन रही है। वो उसे कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। डेग उसे याद दिलाता है कि वो उस पर बहुत पैसा बकाया है और पिछले दिनों के इंटरेस्ट के बदले उसे यह कमरा छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो खुद उसे बाहर फेंक देगा। लेकिन सुचन ये सब नहीं सहता। वो गन निकालता है और सेल्फ डिफेंस में डेग के पेट में एक गोली मार देता है। सबके कदम वही जम जाते हैं। डेग नीचे देखता रह जाता है। उसके पेट में गोली धंस चुकी थी क्योंकि वो डोरवे से हटे नहीं थे। सूचन उसकी टांग में एक और गोली मारता है, फिर कहता है, मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम लोग मेरी नजर से गायब नहीं हुए तो मैं और गोलियां चला दूंगा। ग्रुप को और कुछ सुनने की जरूरत नहीं। वो सब भागते हुए नीचे की तरफ चला जाते हैं। लॉबी में गांग गुस्से से पूछ रहा था कि होटल में खाना क्यों नहीं है। मैनेजर बताता है कि कुछ दिन पहले किसी ने 1000 टेबल्स का बैंक्वेट बुक किया था, इसलिए सारी इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गई। आज नया सामान आने वाला था लेकिन हीट वेव की वजह से डिलीवरी रुक गई। मिस्टर सन आदेश देता है कि सारी पानी और खाना उसी को दिया जाए। लॉबी के लोग इसका विरोध करते हैं और उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बॉडीगार्ड्स उसे बचा लेते हैं। तभी कुछ लोग लॉबी में चिल्लाते हुए भाग कर आते हैं। सूचन ने किसी को मारने की कोशिश की है। गांग देखता है कि डे को गोली लगी है। वो समझ जाता है कि जिस आदमी के पास गन है वो किसी आम इंसान का कमरा नहीं हो सकता। ऊपर कोई बहुत खतरनाक आदमी रह रहा है। जियान सबको बताती है कि सुचन के रूम में इलेक्ट्रिसिटी, एसी और स्विमिंग पूल है। लुईग हैरान रह जाते हैं। वो स्वेयर करके कहती है कि उसने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वहाँ खूब खाना और आइस क्यूब्स भी थे। लॉबी की भट्टी जैसी गर्मी की तुलना में वो कमरा स्वर्ग जैसा था। क्राउड एक साथ इकट्ठा हो जाता है और ऊपर जाने के लिए निकल पड़ता है कि सुचन का सामना करे। डे अपने लोगों को आदेश देता है कि वो भीड़ के साथ चले और हर हाल में सुचन को कमरा छोड़ने पर मजबूर करे। भीड़ प्रेसिडेंशियल रूम के दरवाजे तक पहुंचती है और जैसे ही एमसी दरवाजा खोलता है, सबको कमरे की ठंडी हवा महसूस होती है। सब उससे विनती करने लगते हैं कि उन्हें कमरे में रहने दे। एक बच्चा भी कमरे में झांक कर देखता है कि शाओकीन ने जिस फ्राइड चिकन का जिक्र किया था वो कहाँ है। जैसे ही उसे दिखता है, वो पागलों की तरह कमरे में भागता है खाना चखने के लिए, लेकिन एमसी की एक लात उसके पेट पर पड़ती है और वो पीछे भीड़ में जा गिरता है। इससे भीड़ उग्र हो जाती है क्योंकि एमसी ने एक बच्चे को मारा था। अब उन्हें लगता है कि ऐसा इंसान इतने लग्जरी वाले कमरे में रहने लायक नहीं है। वे एमसी पर टूट पड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एमसी तुरंत गन निकालता है और पीछे खड़े एक आदमी पर सीधा फायर कर देता है। वो आदमी वहीं गिरकर मर जाता है। एमसी सबको चेतावनी देता है कि भले ही वो अकेला है, लेकिन भीड़ के पास सिर्फ एक ही जिंदगी है। नीचे लॉबी में साओ चिल्लाता है जब उसे दिखता है कि उसका भाई बाहर धूप में पड़ा हुआ है। लोग उसे पकड़कर रोकते हैं क्योंकि उसका भाई पहले ही मर चुका होता है। उसके घाव सड़ चुके थे और इतनी हीट में दवा का कोई इंतजाम भी नहीं था। साओ को पता है कि उसके भाई की मौत का जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी है, वही जिसने उसे गोली मारी थी। उसी समय एमसी को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है शावान और लेना। वो दोनों उसे याद दिला रही होती हैं कि वो उससे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि एमसी उन्हें कभी गोली नहीं मार सकता, वो सिर्फ डी हाई और उसकी क्रू को डराने की कोशिश कर रहा था। वो एमसी से कमरे में घुसने देने की भीख मांगती है और कहती है कि अगर वो उन्हें अंदर ले ले तो वो जो चाहेगा वो करेंगी। एमसी उनकी लाचारी देखकर मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर आने वाली होती है, साउ उन सबको धक्का देते हुए एमसी को मारने दौड़ता है, अपने भाई का बदला लेने के लिए। एमसी गुस्से में कहता है कि जो मेरे दरवाजे को पार करेगा वो मरेगा। फिर वो बेसबॉल बैट उठाता है और एक ही वार में एक्सआईओ को उड़ाकर फेंक देता है। एक्सआईओ पीछे जाकर उन्हीं 2 लड़कियों से टकराता है और तीनों जमीन पर गिर जाते हैं। अब जब लड़कियां एमसी की असली ताकत देख लेती है तो वो डर जाती हैं और उसके पास नहीं जाना चाहती। एमसी उन्हें दुत्कार देता है और कहता है कि दिखाई मत देना। वो लोग बेहोश पड़े एक्सआईओ को घसीट कर ले जाते हैं। एमसी ऊपर लगे आर्म्ड सर्वेलेंस को देखता है। अगर वो कमरे
गाड़ी में रुकते तो चाहे उसे मार भी देते, फिर भी माउंटेड गन्स उन्हें खत्म कर देती। बाहर मिलिट्री की मॉडिफाइड गाड़ियां जलते हुए शहर में होटल की ओर आती हैं। उनके टायर ट्रेड्स में बदले गए थे और विंडोज इंसुलेटेड थी ताकि रेस्क्यू टीम हीट में सरवाइव कर सके। एक गाड़ी होटल के सामने रुकती है और इंसुलेटेड सूट्स पहने आर्म्ड सोल्जर्स होटल में दाखिल होते हैं। वे पूछते हैं कि ली जेंगो कौन है। वो क्राउड से बाहर आ जाता है। ये रेस्क्यू टीम सिर्फ उसे बचाने आई है क्योंकि प्रोफेसर लू, जियोलॉजिकल एक्सपर्ट, इस डिजास्टर को रोक सकते हैं। लॉबी में लोग गुस्सा करते हैं कि सिर्फ एक आदमी को क्यों बचाया जा रहा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं। सैनिक बताते हैं कि बाकी लोगों का रेस्क्यू आधी रात में होगा क्योंकि तब तापमान सबसे कम होता है। सबको सिलिकॉन वैली प्लाजा में रेस्क्यू पॉइंट तक पैदल जाना होगा। लोग खुश होने लगते हैं, लेकिन मिस्टर सन फिर ड्रामा करता है और जबरदस्ती इंसुलेटेड सूट मांगता है। गार्ड उसे पकड़कर रोक देता है। फिर वो गियो चैंग को कहता है सूट छीन लाने को, लेकिन सोल्जर्स उन पर बंदूक तान देते हैं, इसलिए कोई हिल नहीं पाता। सैनिक जब जाने लगते हैं तो शायोएन उन्हें रोककर बताती है कि एक मर्डरर ऊपर है। लीना भी चिल्लाती है कि उसके पास गन है और वो कई लोगों को मार चुका है और उन्हें भी ऑलमोस्ट मार ही देता। एक सैनिक शायो फैंग तय करता है कि वो जांच करेगा। बाकी सोल्जर्स उसे मना करते हैं, लेकिन वो जिद पर अड़ जाता है और खुद ही ऊपर जाता है। शायोएन खुश होती है कि जैसे ही सूचन मरेगा मैं उसी रूम में बैठकर रेस्क्यू का इंतजार करूंगी। ऊपर श्याओ फांग धीरे से प्रेसिडेंशियल स्वीट तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसे पौधे के पीछे लगा कैमरा दिखाई देता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाए, दरवाजा खुलता है और दो बम उसके पैरों के पास फेंके जाते हैं। पहला फ्लैश बॉम्ब, दूसरा टीयर गैस। वो अंधा और बेकाबू खांसने लगता है। उसी दौरान एमसी पीछे से आता है और बेसबॉल बैट से उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद सोल्जर एक कुर्सी पर बंधा हुआ होश में आता है। गैस और चोट अभी भी असर कर रही होती है। सबसे पहले उसे कमरे की ठंडक महसूस होती है। फिर एमसी को देखता है जो उसका मिलिट्री आईडी हाथ में पकड़े खड़ा है। वो नोटिस करता है कि उसे अंडरवेयर के अलावा सब उतार दिया गया है। उसकी सारी आर्मर और वेपन्स गायब हैं। सैनिक पूछता है कि एक आम आदमी के पास इतने आइस क्यूब्स, एसीज, बॉम्ब्स और गन्स कैसे है। एमसी उसे वही मिडिल ईस्ट वाली फेक कहानी सुनाता है। सोल्जर को यकीन नहीं आता, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता। एमसी फिर असली सवाल पूछता है, क्या सुबह रेस्क्यू पॉइंट खुलेगा? सोल्जर हैरान हो जाता है कि उसे ये इन्फो कैसे पता, लेकिन एमसी कुछ नहीं बताता। सैनिक समझाता है कि मून लाइट में 10 मिनट रहने से लोग बेहोश हो जाते हैं। बहुत से लोग रास्ते में ही मर सकते हैं, लेकिन इंसुलेटेड ब्लैंकेट्स पहनकर वो रेस्क्यू पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। एमसी सोल्जर के पीछे जाता है, गन उसकी खोपड़ी पर लगाता है। वो डर कर गिड़गिड़ाता है, लेकिन एमसी रस्सियां काटकर उसे आजाद कर देता है। वो उसके काम की इज्जत करता है और उसे जाने देता है, लेकिन चेतावनी देता है कि अगर कोई दोबारा मेरे पीछे आया, सीलिंग माउंटेड गन्स उन्हें उड़ा देंगी। सोल्जर समझ जाता है और पीसफुली चला जाता है। उसके सारे हथियार एमसी अपने पास रख लेता है। नीचे लॉबी में लोग नोटिस करते हैं कि सोल्जर बिना कुछ बताए चला गया, बस इतना कहकर कि रेस्क्यू पर जाते वक्त इंसुलेटेड ब्लैंकेट्स पहन लेना। मिस्टर सन गुस्से में ग्याओ चंग को थप्पड़ मारता है और सारी गलती उसी पर डालता है कि कुछ भी उसकी मर्जी से नहीं हो रहा। बाकी लोग सोचते हैं कि उन्हें इस अनोइंग आदमी को और कब तक झेलना पड़ेगा, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब रेस्क्यू टीम उन्हें ले जाएगी तब आराम से जीने के लिए उन्हें मिस्टर सन के कनेक्शंस की जरूरत पड़ेगी। सोचन छाया में से यह सब देखता है और पूछता है कि क्या ग्याओ चंग अभी भी ऐसी हालत में भी ऑर्डर बहाल करना चाहता है। दोनों आदमी उसे देखते ही हॉस्टाइल हो जाते हैं, लेकिन वो उन्हें शांत करता है और कहता है कि वो सिर्फ एक डील करने आया है। उन्हें शांत करने के लिए वो एक बकेट दिखाता है जो एडिबल आइस क्यूब्स से भरी होती है। दोनों आदमी आइस क्यूब्स देखकर पागल हो जाते हैं और उनमें से एक सुझाव देता है कि वो सोचन को मार दे और उसके रूम में जाकर और आइस ले आए। सोचन बहुत पोलाइटली उस आइडिया को एक असॉल्ट राइफल उनकी गर्दन पर टिकाकर रोक देता है। ग्याओ चंग ज्यादा समझदार लगता है और डील करने का सुझाव देता है। इस वजह से सोचन दोनों को आइस क्यूब्स देने के लिए तैयार हो जाता। नेगोशिएशन के दौरान दूसरा आदमी सोचता है कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के रूम में आखिर क्या क्या होगा जब सिर्फ एक आइस क्यूब भी इतना अच्छा लग रहा है। ग्याओ चैंग फिलहाल उसकी बातें मानने का नाटक करता है और सोचता है कि आइस का मजा लेने के बाद वो बाद में सूचन को मारने का तरीका ढूंढेगा। आइस खाते खाते मिस्टर सन उन्हें देख लेता है और ग्याओ चैंग पर भड़क उठता है। बड़ा आदमी अपने सबॉर्डिनेट से कहता है कि अगली बार इससे भी बेहतर चीज लाए, नहीं तो वो मारा जाएगा। फिर वो आइस क्यूब्स की बकेट छीन कर खुद खाने लगता है। आइस खाते हुए वो डैना को एक कोने में नोटिस करता है। वो अभी भी पूरा इंसुलेटेड सूट पहने
पहने होती है, जबकि गर्मी के कारण बाकी सबने कपड़े उतार दिए हैं। वो उसे घूरती है और मिस्टर सन उसका मजाक उड़ाता है कि वो बहुत ज्यादा मॉडेस्ट है। ये उसे और चिढ़ा देता है और वो उसे हाथ से पकड़कर खींचने लगता है, कहते हुए कि उसका मूड है। डैना पीछे खींचती है और उसे जोर से थप्पड़ मारती है, तो मिस्टर सन गुस्से में उसका सूट जैकेट फाड़ देता है और धमकी देता है कि वो यहीं होटल की लॉबी में सबके सामने उसके साथ जबरदस्त। जैकेट फटने के बाद वह देखता है कि डेना पसीने से पूरी भीगी हुई है और वह उसके बाकी कपड़े उतारने की पेशकश करता है। ये बात गाओ चंग को बर्दाश्त नहीं होती और वो आखिरकार उस बड़े आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। मिस्टर सन आवाज सुनकर एक पल को डरता है, मगर फिर पलटकर गुस्से में पूछता है कि गाओ चंग जानता भी है कि वो किससे बात कर रहा है, लेकिन मिस्टर सन को अंदाजा नहीं कि वह ऐसे आदमी से बात कर रहा है जिसे अब किसी बात की परवाह नहीं है। गाओ चंग अपनी पीठ से एक नाइफ निकालता है और उसे मिस्टर सन की गर्दन में घोंप देता है। लॉबी के लोग डर से चीख उठते हैं क्योंकि एक और आदमी मारा गया है। गाओ चंग सबको बताता है कि सुचन सही कह रहा था, दुनिया खत्म हो रही है और मिस्टर सन जैसे लोगों को मरना ही चाहिए। उसके मरते ही पूरी जगह गाओ चंग के कमांड में आ जाती है। अब सबको उसकी बात मानकर रेस्क्यू पॉइंट जाना होगा, नहीं तो यहीं मरना पड़ेगा। ऊपर की मंजिल से सुचन यह सब देखता है। उसे समझ आता है कि उसकी बातें असर कर रही हैं और पिछले जीवन में गाओ चंग पहले ही इस होटल का बॉस था, तो उसने सिर्फ उसकी आवर लेने की प्रक्रिया तेज कर दी है। आगे चलकर ग्रीन सिटी होटल का नया बॉस बकेट में बचे पानी का बड़ा घूंट पीता है जो सुचन ने उसे दिया था। लीना और श्याओन दोनों उसके पैरों में गिरकर थोड़ा पानी मांगती है, बदले में वो कुछ भी देने को तैयार है। वह पानी उन पर फेंक देता है और कहता है कि उसके पीछे आओ ताकि वो उनसे अपनी मर्जी का काम करवा सके। दोनों औरतें जमीन पर गिरा पानी लेने के लिए लड़ती हैं। जियो चैंग के आदमियों में से एक पूछता है क्या वो रेस्क्यू पॉइंट नहीं जाएगा। बॉस मना कर देता है और कहता है आज डूम्सडे है, अगर जीना है तो खुद पर भरोसा करना होगा। रेस्क्यू पॉइंट सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, अगर वहां पहुंच गए तो बचने का चांस है, नहीं तो सीधी मौत, क्योंकि सप्लाईज कम है, इसीलिए फ्री लोडर्स को ले जाना बेवकूफी है। गाओ चैंग इस बात से सहमत होता है और सुचन की स्ट्रैटेजी कॉपी करते हुए उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। मिडनाइट होते ही लोग रेस्क्यू पॉइंट की तरफ निकलने लगते हैं। कई लोग खुद को ब्लैंकेट्स में लपेटते हैं और होटल छोड़ देते हैं। गाओ चैंग के कंट्रोल के बाद बाकियों को खाना या पानी नहीं दिया गया था। होटल में रुकना मतलब पक्की मौत, लेकिन रेस्क्यू पॉइंट तक जाना मतलब जरा सा सर्वाइवल का चांस। एक बड़ा ग्रुप सड़क पर बोर्ड्स बांधकर चलने लगता है, पर फिर भी गर्मी जानलेवा है। एक सर्वाइवर लड़खड़ाता है, बोर्ड से फिसलकर गर्म एस्फॉल्ट पर गिरता है और तुरंत पिघल जाता है। बाकियों के पास रुकने का समय नहीं। आज कोई नहीं जानता कि कौन बचेगा, इसलिए कोई किसी के लिए नहीं रुकता, चाहे फैमिली ही क्यों ना हो। सियाओ क्यों, लेना और शावान भी अपने आप को ब्लैंकेट्स में लपेटकर इलाके से निकलने की तैयारी करती हैं। होटल में उनके पास लगभग 2 दिन के स्नैक्स ही बचे हैं, इसलिए वो रेस्क्यू पॉइंट पहुंचकर पेट भरकर खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन उनके जाने से पहले ही एक आदमी आकर शावान का टॉवेल खींच लेता है। वह कहता है कि गाओ चांग ने उन्हें खाना दिया था तो उन्हें इतनी जल्दी जाने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वो चाहता है कि दोनों उसके साथ फन करें। वह शावान के कपड़े फाड़ता है और दोनों लड़कियां उससे कमरे में ले जाने की भीख मांगती हैं ताकि कम से कम थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए। ऊपर की मंजिल से सुचान शांति से यह सब देख रहा होता है। पिछली जिंदगी में वो भी सबके साथ रेस्क्यू पॉइंट गया था, लेकिन किसी ने उसे ब्लैंकेट लाने को नहीं कहा था, इसलिए सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी में कई लोग रास्ते में मर गए थे। कम से कम इस बार उसकी सलाह से ज्यादा लोग रास्ता सरवाइव कर पाएंगे। उधर दोनों लड़कियां उस आदमी से प्राइवेसी मांगती रहती हैं, लेकिन वो हंसता है और पूछता है कि वो किससे डर रही हैं। ये को भूत गोश्त तो नहीं है यार। जैसे ही वह ये बोलता है 2 ज़ॉम्बीज कांच तोड़कर लॉबी में घुस आते हैं। गाओ चैंग और बाकी लोग डरकर चिल्लाते हैं, जबकि वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। शाओ सोचता है कि क्या अगर ज़ॉम्बीज ने काट लिया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। गाओ चैंग तुरंत उस दूसरे आदमी की गर्दन पकड़कर उसे ज़ॉम्बीज पर फेंक देता है। जैसे ही ज़ॉम्बीज उसे छूते हैं उसकी स्किन जलने लगती है। ये देखकर सुचन आखिरकार एक्शन लेने का फैसला करता है। वह अपनी पीठ पर कटाना लेकर नीचे उतरता है और बाकी लोगों को साइड में होने को कहता है। लोग हैरान हैं कि वह अकेले इन चीजों से भिड़ना चाहता है, लेकिन गाओ चैंग उन्हें रोकता है और कहता है कि उसे करने दो। वह ज़ॉम्बीज को मारेगा और उसके मरने के बाद हम उसे भी मार देंगे। सुचन ज़ॉम्बीज को देखता है और याद करता है कि पिछली जिंदगी में जो लाशें सनलाइट से म्यूटेट हो जाती थी वो असली
असली ज़ॉम्बीज नहीं थी, वो वायरस नहीं फैलाती थी, वह उन्हें ड्रॉट डीमंस कहता है जो उसी नाम के चाइनीज मिथिकल मॉन्स्टर्स जैसे होते हैं। ये ड्राउट डीमंस जिंदगी की कुछ यादें और अटैचमेंट्स बचाए रखते हैं। मिस्टर सन पिछली जिंदगी में गियो चंग द्वारा मारा गया था, इसलिए बदले की भावना उसे ड्राउट डीमन में बदलती है। इसी वजह से ज़ॉम्बिफाइड मिस्टर सन सूचन को कंप्लीटली इग्नोर करता है और सीधे गियो चंग को मारने भागता है। दूसरी तरफ देख सूचन की गोली से मरा था, इसलिए वो हमारे प्रोटैगनिस्ट पर हमला करता है। बड़ा ड्राउट डीमन अपने पंजे से वार करता है, लेकिन सूचन आसानी से डॉज कर लेता है। फिर वो कटाना घुमाते हुए सीधे मिस्टर सन के सिर को चीर देता है, उसे 2 हिस्सों में काट देता है। मिस्टर सन के मरते ही उसके शरीर से एक छोटा पर्पल क्रिस्टल निकलकर सूचन के सामने तैरने लगता है। पिछली बार भी जब गियो चंग बॉस था तो उसने भी यही क्रिस्टल लेकर अपनी पावर्स पाई थी। मतलब ये क्रिस्टल हमेशा मिस्टर सन के अंदर ही बनता है। ये क्रिस्टल न्यूक्लियस है जो इंसानों को सुपर ह्यूमन शक्ति देता है। अब ये सूचन का है और वह इसे इस्तेमाल करके अपनी एबिलिटीज बढ़ा सकता है। उसे क्रिस्टल उठाने का बस एक पल मिलता है क्योंकि देग उस पर पीछे से टूट पड़ता है। सूचन उससे लड़ता नहीं बल्कि कूदकर सीढ़ियों पर सुरक्षित उतर जाता है। क्रिस्टल हाथ आ चुका है, अब नीचे की लड़ाई गाओ चंग और उसके आदमियों की है। गाओ चंग मजबूरी में एक आदमी को पकड़कर देग पर फेंकता है, जिससे वो दोनों पानी की सप्लाई में गिर जाते हैं। फिर वह चिल्लाता है कि हथियार ढूंढो और हमला करो। इधर सूचन आराम से अपने लिए ड्रिंक बनाता है और क्रिस्टल न्यूक्लियस को उसमें घोल देता है। पिछली जिंदगी में यह बेहद रेयर चीज थी। 100 ड्रॉट डीमंस में से सिर्फ एक के अंदर क्रिस्टल मिलता था। पावर पाने के लिए क्रिस्टल को साफ करके सीधे निगलना पड़ता है। क्रिस्टल ड्रिंक में घुलते ही वह पूरा गिलास एक ही बार में पी जाता है। तुरंत असर शुरू होता है। उसके शरीर में इतनी ताकत उभरती है कि उसके कपड़े वहीं फटकर उड़ जाते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती है और दर्द से चिल्लाते हुए वह नंगा होकर फर्श पर गिर जाता है। नीचे दे मर चुका है। गाओ चैंग उसके सिर पर पैर मारते हुए चिल्लाता है, लेकिन वह जमीन पर मोशनलेस पड़ा है। लेकिन उसे मारने से उनका आखिरी पानी भी बर्बाद हो गया। पानी खत्म होने पर लीना रेस्क्यू पॉइंट भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उसे पकड़ लेता है और धमकी देता है कि दोबारा भागी तो उसके पैर काट देगा। लीना उनसे विनती करती है कि पानी के बिना सब मर जाएंगे, इसलिए उसे जाने दे। फिर वह उन्हें एक तरीका बताती है जिससे वो सुचैन को हरा सकते हैं। ये सुनकर सब उतावले हो जाते हैं और उससे बोलते हैं, जल्दी बता, उससे पहले कि हम तुझे मार दो। वह बताती है कि शाओन सुचैन की फियांसे है। अगर वो उसे सुचैन के दरवाजे पर घायल दिखाएंगी तो वह दरवाजा खोल देगा और वे उसे एम्बुश कर पाएंगे। लोग मान जाते हैं और शाओन हैरान है कि उसकी अपनी बहन उसे बेट बनाने की बात कर रही है। वे उसे पकड़ने बढ़ते हैं और शाओन कहती है कि वह उनकी प्लान में कोऑपरेट करेगी, लेकिन पहले उसे कुछ खाना चाहिए। वह खासकर मीट चाहती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्रिज में सारा मीट खराब हो चुका है। तभी गाओ चैंग के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह शाओन को नाइफ देता है और बाकी आदमी लीना को पकड़कर जमीन पर दबोच लेते हैं। गाओ चैंग कहता है, अगर तू मीट चाहती है तो आगे बढ़। शाओन तुरंत समझ जाती है कि वे उससे उसकी अपनी बहन का फ्लैश खिलवाना चाहते हैं। वह थोड़ी देर सोचती है, फिर लीना की तरफ मुड़ती है। नाइफ हाथ में लिए हुए शाओन लीना को डराते हुए आगे बढ़ती है। लीना चिल्लाने लगती है और शाओन से विनती करती है, हम बहनें हैं, यह मत करो। लेकिन दूसरी औरत उसकी बातों पर शक करती है, क्योंकि कुछ देर पहले ही लीना ने अपनी ही बहन को बेट की तरह इस्तेमाल करने का प्लान दिया था, बिना एक सेकंड सोचे। शाओन लीना की गर्दन पकड़ती है और बिना दया किए नाइफ उसके पेट में कई बार घोंप देती है। वो अपनी ही बहन की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर देती है। जिए चैंग और उसके आदमी भी ये ब्रूटल सीन देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं। शाओन अपनी मरती हुई बहन से कहती है, इसके लिए खुद को ब्लेम करना। फिर वो उसकी लाश के ऊपर पागलों की तरह हंसती है और खून उसके पैरों के नीचे फैलने लगता है। अब जब लंच मिल गया, वो पागल हंसी हंसते हुए बोलती है, खाना खाकर ऊपर जाऊंगी और सूचन का खून पी जाऊंगी। गेचेंग बोलता है कि दाना को मीट पकाने दो, क्योंकि सूचन से लड़ने के लिए जितनी ताकत मिल सके उतनी चाहिए। एक आदमी विरोध करता है तो बॉस उसे याद दिलाता है, पानी के बिना एक दिन भी नहीं बचोगे। मीनवाइल बात करता है तो बॉस उसे याद दिलाता है। एमसी उधर सूचन एमसी उठ चुका है और अपनी नई पावर्स को महसूस करता है। उसे पता चलता है कि उसे फिजी टाइप एबिलिटीज मिल चुकी है। उसकी हीट रेजिस्टेंस बढ़ गई है, मसल्स और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ चुके हैं। वो एक बड़े आइस ब्लॉक को एक हाथ से क्रश करके अपनी ताकत टेस्ट करता है। तभी उसके सूप के दरवाजे पर नॉक होती है। कैमरा में देखकर पता चलता है कि बाहर हेल्थ शेफ दुआन वा खड़ी है। नीचे की पूरी फ्लोर पागल हो चुकी है। गाओ चैंग जैसा वायलेंट बिहेवियर हर तरफ है और उसके लिए अब बचने की एक ही उम्मीद है, सूचन, और उसके पास कुछ लेवरेज भी है। सूचन दरवाजा खोलता है, लेकिन वो
अब भी पूरी तरह नेकेड है। डुआन उसे देखती ही चीख पड़ती है। एमसी हड़बड़ाकर माफी मांगता है और याद आता है कि वो कपड़े पहनना भूल गया था। वो उसे अंदर आने देता है। एटमॉस्फेयर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है। एमसी को पिछले लाइफ से पता है कि डुआन या बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड और केपेबल है और पहले उसकी जीए चंग से अच्छी पार्टनरशिप थी। अगर वो उसे अपनी साइड में कर ले तो लॉन्ग टर्म फायदा होगा। वो बोलता है, मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड है और हम अभी अभी मिले हैं। तुम प्रिटी हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें रख लूं। डुआन समझ जाती है कि कमरे में इलेक्ट्रिसिटी, आइस और सेफ्टी देकर अगर उसे रहना है तो उसे अपनी वर्थ साबित करनी होगी। वो बताती है, मैं सिर्फ शेफ नहीं हूँ, मैं साउथ वेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ। मेरे पास मेडिकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है और 3 साल का सर्जन एक्सपीरियंस दी। सुचन खुश होता है, लेकिन फिर भी वो बोलता है, रिसोर्सेज कम है, कल तक जिंदा रहेंगे भी या नहीं पता नहीं। डुआन घबरा जाती है और बोलती है, बस मुझे बाहर मत निकालो, मैं जो कहोगे वो करूंगी। सुचन उसकी बात मान लेता है और कहता है, अब इस रूम को अपना घर समझो। वो रियलाइज करती है कि उसने क्या बोल दिया, लेकिन अब देर हो चुकी है। सुचन उसे वार्न करता है, मेरे साथ रहना है तो साफ साफ रहना, कोई चाल चली तो बाहर फेंक दूंगा। डुआन वैसे भी उसे बिट्रे करने का इरादा नहीं रखती। वो उसकी स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन पहले ही देख चुकी है। सारी ईल फिक्स हो जाने के बाद सुचन कहता है, अब कपड़े उतारो, रीपेमेंट शुरू करने का टाइम है। डुआन शावर लेने चली जाती है। अब उसके लिए रूम में पानी, बिजली, सेफ्टी, सारी सुविधाएं हैं। बाहर की जलती गर्मी या लोगों द्वारा खाए जाने का डर नहीं। बाहर के लोगों के लिए यह जगह लिटरली हेवन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुचन कोई एंजल है। उसका इंटेंशन बिल्कुल साफ है, खास तौर पर जब उसने कहा था, मैं तुम्हें कुछ अलग टेस्ट कराऊं। इस वीडियो में इतना ही। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखाना तो ही आएगा, वरना नहीं आएगा।